हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए थर्मल रेडिएशन का पार्ट है, हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं किरचॉफ लॉ। तो आपके लिए टॉपिक में यानी से एसएससी जेईई अपकमिंग एग्जामिनेशन आपके पास आने वाला है बच्चों, तो मिलेगा किरचॉफ लॉ से। तो किरचॉफ लॉ देखते हैं क्या कहता है रेडिएशन में किरचॉफ लॉ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ लॉ। और यहाँ से देखना एक क्वेश्चन आपके पास बनेगा, और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दिखाएंगे जैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं किरचॉफ लॉ पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इट स्टेट दैट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर। देखिए ये बोला है किसी भी एनी टेम्परेचर, पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर जो इमिसिव पावर होती है किसी भी आपके पास बॉडी की, इट इज एब्जॉर्बिटिव पावर फॉर ए गिवन वेवलेंथ इज सेम फॉर ऑल बॉडी एंड इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। इसका मतलब सिंपल सा बच्चों कहा जाए कि आपके पास अगर बोला जाए कि ये क्या है, ये इमिसिव पावर आप क्या है किसी भी बॉडी का है, और ये क्या है ब्लैक बॉडी का है। इन दोनों का रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा, तो एमिसिव पावर होता था, ये एमिसिव पावर किसके बराबर हो जाएगा, एब्जॉर्बिटी के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, एब्जॉर्बिटी। तो व्हाट इज द किरचॉफ लॉ स्टेट दैट इट स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ एनी, ठीक है, एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, यानी कि जो इमिसिव पावर है जिसे बोलते हैं कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, टू द एब्जॉर्बिटिव पावर ऑफ द गिवन वेवलेंथ, यानी अल्फा की वैल्यू बात कर रहे हैं, इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्बिटिव पावर इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, इज द गिवन वेवलेंथ इज द सेम ऑफ द ऑल बॉडी इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यानी कि ई बाई अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको याद क्या करना है, सिंपल सा आपको याद करना है कि जो इमिसिव पावर है किसी भी बॉडी का और एब्जॉर्बिटी का रेशियो जो होगा वो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होगा। क्या होगा, ब्लैक बॉडी होगा। ठीक है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का किसी भी टेम्परेचर पर ये एब्जॉर्बिटी है, और ये क्या है, ये है ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। तो वी कैन से, जो आपके पास मैं कह सकता हूं बच्चों, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ई अपान ई बी जो बच्चों आता था उसे क्या बोलते थे हम लोग, उसे बोलते थे हम लोग अपसाइनल, यानी एमिसिविटी होता था। बोलो यस। ठीक है, तो यही तो एमिसिविटी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, एमिसिविटी जो हम लोगों ने पढ़ रखा है ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं जो इमिसिविटी होगा वो एब्जॉर्बिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी देता है बच्चों, ऐसे भी देता है क्वेश्चन, और थर्मल इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बिटी इक्वल टू किसके हो जाएगा, इमिसिव पावर, या इमिसिव पावर इक्वल टू किसके हो जाएगा, एब्जॉर्बिटी। ये कौन बोलता है, किरचॉफ लॉ बोलता है। बात समझ में आई। तो बिल्कुल बेसिक बच्चों का देखो सिंपल सा होता ना। ठीक है, किसी बॉडी का आपके पास मैं बोलूं किसी बॉडी का क्या बच्चों, ये इमिसिव पावर है डिवाइड बाय एब्जॉर्बिटी है। ठीक है, और यही देगा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्या देगा, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, इमिसिव पावर, अच्छा इमिसिव पावर अगर मैं बोलूं किसी का, तो आप इसको बोल सकते हैं इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपन ब्लैक बॉडी। ये तो अब क्या था, इमिसिविटी था, और इमिसिविटी हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा था। तब ये इमिसिविटी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से बस इसको कंपेयर कर लो, ई अपान ई भी बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा। अब यही तो अल्फा और इमिसिविटी क्या दोनों इक्वल है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमिसिविटी हो जाएगा। कह सकते हैं द इमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिटी ऑफ रियल सरफेस आर इक्वल फॉर रेडिएशन विद आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। Can say that the emissive power and absorbivity of the real surface are equal and for radiation with identical temperature and wavelength। बोलो, ठीक है, यानी कि इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिविटी दोनों की बात कर रहे हैं किसी भी रियल सरफेस पर, ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे फॉर रेडिएशन विथ आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। तो अब समझ में आया कि किरचॉफ लॉ क्या बोलता है। किरचॉफ लॉ बोलता है किसी पर्टिकुलर बॉडी का बच्चों इमिसिविटी अपॉन एब्जॉर्बिविटी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ब्लैक बॉडी का। और हम लोगों ने पढ़ा है क्या बच्चों, ये होता है इमिसिव पावर ऑफ किसी भी बॉडी का अपॉन क्या, ब्लैक बॉडी का, इसका होता है अल्फा, एब्जॉर्बिविटी है, और यही तो इमिसिविटी है। दोनों इन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही किरचॉफ लॉ बोलता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी गिवन टेम्परेचर या टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। समझ में आया। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास इसी बेस पे मिलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास कुछ क्वेश्चन आपके पास किरचॉफ लॉ से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलिए किरचॉफ लॉ से पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, ये भी दे दिया बच्चों, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिविटी, यानी इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिविटी का रेशियो आपको पता है क्या हो जाएगा, ई बी लैम्डा। बोलो, यानी किसी भी क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। ठीक है,
पावर ऑफ बॉडी इज सेम एंड इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, द स्टेटमेंट नोन एज। तो ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? किरचॉफ लॉ बोलता है। कौन बोलता है? किरचॉफ लॉ बोलता है। याद रखना, पावर ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉडी अपॉन एब्जॉर्बिटी क्या हो जाएगा? ई वी लैम्डा गिवन। ठीक है, ऑल ग्रे बॉडी ओबे द, सभी जो ग्रे बॉडी होती है क्या ओबे करते हैं? ठीक है, नहीं, ऑल ग्रे बॉडी ओबे क्या करता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लैंक्स लॉ, किरचॉफ लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। सभी बॉडी जो होंगे कैसा होंगे? किरचॉफ लॉ बच्चों क्या करेगा? फॉलो करेगा। यानी हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर डिवाइड बाई एब्जॉर्बिटी, ये क्या बोल देगा? ये बोलेगा बच्चों ई लैम्डा, यानी किसी ब्लैक बॉडी का, ठीक है, एमिसिव पावर, ये रेशियो हो जाएगा क्या? ये रेशियो क्या बोलेगा? रेशियो बोलते हैं क्या? किरचॉफ लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ लॉ। तो आपको क्या निकालना है? ग्रे बॉडी का किसी भी एमिसिव, आपके एमिसिव पावर निकालना है। ठीक है, तो उसमें आपके पास एब्जॉर्बिटी आएगा, तो ये क्या आएगा? किरचॉफ लॉ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रे बॉडी में क्या होता है बच्चों? इमिसिविटी होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इमिसिविटी होता है। इमिसिविटी बच्चों कहाँ होता है? 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक है, और यही तो अल्फा है, यही तो अल्फा है। तो यानी कि अल्फा हो रहा है तो क्या होगा? इमिसिविटी भी होगा। तो इस क्या हो जाएगा? किरचॉफ लॉ। आइए नेक्स्ट, द आइडियल एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज आल्सो नोन एज आइडियल एमिटर नोन एज। अगर बोला है कि एक आइडियल एब्जॉर्बर है बच्चों, आपका रेडिएशन हो रहा है, इट इज आल्सो नोन एज आइडियल एमिटर, वो ऐसी बॉडी कौन बोलता है? ठीक है, देखो सिंपल सा, कोई बॉडी आइडियल एब्जॉर्बर है यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो रहा है? बोलो, कोई एब्जॉर्व कर रही है रे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया? 1। कोई बॉडी इमिट कर रही है तो इमिसिविटी की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इमिसिविटी बराबर हो जाएगी। बोलो, ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? किरचॉफ लॉ बोलता है। कौन बोलता है? किरचॉफ लॉ। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी में चाहे आइडियल एब्जॉर्बिटी है तो आइडियल एमिटर होगा। इस स्टेटमेंट कौन बोलता है? ठीक है, किरचॉफ लॉ। आइए, विच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये निकालना है आपको। क्या फोरियर लॉ कंडक्शन में आता है? बोलो, बिल्कुल सही है। फोरियर लॉ किस में आता है? कंडक्शन में। कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चों यहाँ से हम लोग पढ़े थे। क्यू, यहाँ पे फोरियर लॉ की बात करूँ, ए डेल्टा टी बाई अपन डेल्टा एक्स। बोलो, और यहाँ पे क्यू पढ़ा था हम लोगों ने, एच ए डेल्टा टी। बोलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी रेडिएशन में आता है। बोलो, टी इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा टी के पावर 4। दिस इज क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ बच्चों रेडिएशन होता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन नहीं होता है इसमें, दोनों दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिर्फ रेडिएशन होगा। क्या होगा? सिर्फ रेडिएशन। तो गलत पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो यानी कहने का मतलब बच्चों, किरचॉफ लॉ से ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो एब्जॉर्बिटी होगा वो इमिसिविटी के बराबर होगा। तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, अल्फा इक्वल टू ई, ये होगा किसके बराबर हो जाएगा? एब्जॉर्बिटी इक्वल टू किसको हो जाएगा? एमिसिव के। दिस स्टेटमेंट क्या बोलता है? किरचॉफ लॉ। क्या बोलता है? किरचॉफ लॉ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ नया चीज पढ़ते हैं। और इसमें से चलिए, एक 3 टर्म होते हैं बच्चों, यहाँ से बताते हैं आपको। 2-3 चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। एक होता है बच्चों इररेडिएशन, एक नाम होता है इररेडिएशन। इररेडिएशन बच्चों नाम होता है जिसे बोलते हैं जी। इररेडिएशन नाम होता है जिसे बोलते हैं जी। और दूसरा जो नाम है बच्चों क्या है? ठीक है, रेडियोसिटी। रेडियोसिटी, और जिसका नाम है जे। ओके, रेडियोसिटी है जिसका नाम है जे। और एक टर्म होता है, ठीक है, और एक टर्म होता है बच्चों यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है, तो एक देखो रेडियोसिटी क्या होता है? एक चीज लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, सिंपल सा एक प्लेट सरफेस है, और यहीं पे एक रे बच्चों क्या आ रही है? से इंसिडेंट हो रही है। एक रे क्या आया? कोई प्लेट ले लिया, इस रे बच्चों क्या हो रही है? यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद अगर ये बॉडी कैसी है? ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई भी बॉडी हो जिसकी इमिसिविटी गिवन है, तो ई बच्चों इमिसिविटी कैसा गिवन है? यानी कि ब्लैक बॉडी नहीं है, इमिसिविटी वैल्यू 1 होती है ब्लैक बॉडी की। बोलो, इमिसिविटी वैल्यू 1 होती है, पर यहाँ पे इमिसिविटी नहीं, यानी कि ग्रे बॉडी है, ओपेक बॉडी की तरह काम करेगा। तो बच्चों याद है, या तो रिफ्लेक्ट होकर बच्चों जाएंगे कुछ रे। बोलो,
और ये भी क्या करेगा, जैसे हीट होगा ये और एक रेडिएंट एनर्जी छोड़ेगा, एक रेडिएंट एनर्जी छोड़ेगा। बोलो, तो जो भी रे इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे इसे बोलेंगे इरेडिएशन, जिसे बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? जी। जो भी स्ट्राइक करेगी सरफेस पे उसे क्या बोलेंगे? जी। और जैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिविटी आपको पता है रो होता है, रो इंटू बच्चों क्या होता है? बोलो, रो इंटू जी, यानी कि कुछ पार्ट जो आपके पास इसका आया कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। हो सकता है 100 यूनिट आया, हो सकता है 60 यूनिट चली गई। बोलो, रो इंटू यानी कि रिफ्लेक्टिविटी का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय जी। और ये एक रे बच्चों यहां से क्या करेगा, ठीक है, यानी कि ये रे बच्चों क्या करेगा, यहां से एक रिफ्लेक्ट यानी कि कर सकते हैं यहाँ पे जो अभी एनर्जी आ रही है वो रेडिएंट कर रही है, यहाँ से रेडिएट कर रही है, यानी कि एनर्जी क्या निकल रहा है यहाँ से, ई के फॉर्म में निकल रहा है। बोलो, तो इन दोनों पोर्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट एंड सेकेंड, नोन एज रेडियोसिटी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेडियोसिटी। ठीक है, तो हाँ, तो रेडियोसिटी अगर बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो अगर इन दोनों को जो जो अभी तो इंसिडेंट हो गया था इरेडिएशन, और ये क्या हो जाएगा, इमिटेट होकर यानी कि रेडियंट, यानी क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है और एक रेडियंट बॉडी यहाँ से निकल, ये हो जाएगा आपके पास रेडियोसिटी। दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब कह सकते हैं बच्चों क्या है, ऑल द रे ऑफ इंसिडेंट, तो क्या कह सकते हैं, ऑल रे इंसिडेंट ऑन सरफेस। ठीक है, जितनी भी रे होंगी इंसिडेंट होंगी किसी सरफेस पे उससे क्या बोलेंगे, इरेडिएशन। क्या बोलेंगे? इरेडिएशन। ओके, और ये क्या है, रेडिएंट एनर्जी लीविंग द सरफेस, इसे बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी लीविंग द सरफेस। रेडिएंट एनर्जी लिविंग द सरफेस पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियोसिटी। तो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये हो जाएगी रेडियोसिटी, ये यानी कि टोटल कहलाएगी बच्चों यहाँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन कितना होता है, सिग्मा के पावर क्या है, पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपको पता है, किसी को आपके पास एनर्जी कितनी है, यानी कि एप्सिलॉन एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी के पावर 4 एनर्जी। बोलो, तो अब कह सकता हूं बच्चों सिंपल सा, जो रेडियोसिटी आएगी आपके पास जे, वो कितना आएगा, तो जे की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, रेडियोसिटी जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई प्लस रो इंटू, ये सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, रेडियोसिटी क्या नहीं आपके पास पता हो जाएगा, जे आपके पास क्या है, रेडियोसिटी है, रेडियोसिटी है, और ये क्या है, ये रेडिएंट एनर्जी है आपके पास, रेडिएंट एनर्जी, और ये क्या है, ये जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है आपके पास, ठीक है, रेडिएंट रिफ्लेक्शन आपके कह सकते हो बच्चों यहाँ पर, रेडिएंट रिफ्लेक्शन एनर्जी। यहाँ पर तीन टर्म मिलेंगे आपके पास, जे रेडियोसिटी, ई क्या हो जाएगा, रेडिएंट एनर्जी, और जी ये रो जी जो हो जाएगा रेडिएंट रिफ्लेक्शन एनर्जी आपके पास गिवन हो जाएगा। इन तीनों सम को क्या बोलेंगे, इन तीनों सम को बोलेंगे आपके पास, अगर मैं यहाँ से कहूँ बच्चों सिंपल सा, अगर नेट रेडिएशन कितना मिला भाई, कितना आया टोटल, कितना वापस गया, इन दोनों का डिफरेंस कर दे तो नेट मिलेगा। बोलो, तो नेट की बात करेंगे तो नेट कितना मिलेगा, जो नेट आपके पास एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी कितना मिलेगा, नेट कितना मिलेगा, जी माइनस क्या कर देंगे, जे, भाई जे आपके पास टोटल इतना एनर्जी निकल रही है जे, और जी आपके पास वापस ही स्ट्राइक करें यहाँ पर, तो ऐसे कितना निकला, नेट कितना हो गया, तो जी माइनस जे, जितना बचेगा वही नेट होगा। बोलो, यस,
नोट कर लो, इसको पॉज करो, नोट करो, समझो इसको कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, चलिए दो तीन वर्ड आते हैं बच्चों यहाँ से याद रखना कि कौन कौन सा ये रेडिएशन, दो तीन वर्ड याद रखना जो एग्जाम में आते हैं। पहला, ये रेडिएशन होता है वो स्ट्राइक करता है सरफेस पर, कहाँ करता है, और ये जो होता है रेडिएंट एनर्जी है वो वापस कहाँ, ये जो एनर्जी है रिफ्लेक्ट वापस चल रही है, कितना जा रही है, रो इंटू, ठीक है। और ये है, ये डिपेंड करता है बच्ची बॉडी कैसी है, अगर ओपेक बॉडी है तो कितना रेडिएंट एनर्जी, ये सिग्मा टी, यानी कि आपके पास ये हीट का जो इतना चार हो जाएगा यहाँ पर हीट के कारण वो रेडिएट करेगी, तो आपके पास क्या हो गया, गिवन। बोलो, तो आपसे पूछा जाता है इन दोनों के बीच में नेट पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, फार्मूला पूछा जाएगा, ये भी याद रखना, फार्मूला भी ऑप्शन में आते हैं आपके पास, फार्मूला गिवन होता है, ये इक्वल टू कितना होता है, ठीक है ये। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ से बच्चों हम लोग पढ़े थे, अगर कोई ओपेक बॉडी है, जैसे बॉडी है, अगर मैं कहूँ अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, यही होता है, अल्फा प्लस रो ऑफ टाउ की वैल्यू कितनी होती है, 1। चलिए अगर कोई भी बॉडी बच्चों क्या है, सिंपल सा, और अगर मैं इसको लिखूं कोई भी, जैसे मैं कहूँगा रो की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस टाउ माइनस अल्फा, ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1 माइनस टाउ माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अगर कोई भी बॉडी कैसी है, डिपेंड करता है कैसा बॉडी है, ग्रे बॉडी है क्या है, तो ग्रे बॉडी है मान लो आपके पास, ठीक है। ग्रे बॉडी के लिए क्या कंडीशन है, ग्रे बॉडी के लिए क्या कंडीशन है, ब्लैक बॉडी के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो कितना है ग्रे बॉडी कंडीशन भाई, यानी ओपेक बॉडी है, इसके लिए क्या ट्रांसमिटेड की वैल्यू कितनी होना चाहिए, तो बोलो, यानी अल्फा प्लस रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस, बोलो, ठीक है। अगर किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, अल्फा इक्वल टू अपसाइनल, बोलो, अगर किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि अल्फा इक्वल टू, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, एमिसिविटी के बराबर हो जाए। केस में अगर आपसे बोला जाए तो इसको फॉर्मूला को और रिड्यूस कर सकता हूं, तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ सिंपल सा देखो, हमारे पास फॉर्मूला था J इक्वल टू ई प्लस रो जी, यही था। अगर ओपेक बॉडी के लिए बात करूं, ओपेक बॉडी के लिए बात करूं, ओपेक बॉडी गिवन दैट अल्फा प्लस रो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, रो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। अगर ई, अगर मैं, ये तो हो गया कंडीशन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, J इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, बोलो, इस कंडीशन में भी लिख सकता हूँ। अगर अल्फा की वैल्यू ई ले लें किरचॉफ लॉ से, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस अपसाइनल अपॉन जी, क्या हो जाएगा, ये वाला भी फार्मूला बन जाएगा। कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन में दे सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। ये किसके लिए मैं बन रहा हूँ, ओपेक या क्या कर रहा हूँ, ग्रे बॉडी अगर आपके पास गिवन, तो इसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं, ओके। तो चलिए इस पे बेस लगा दो, क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे हम चलते हैं, शेप फैक्टर पढ़ते हैं। शेप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शेप फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडिएशन के लिए, ओके। J इक्वल टू ई प्लस रो जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल इक्विलिब्रियम द एब्जॉर्बिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, थर्मल इक्विलिब्रियम बच्चों आपके पास गिवन है, ये तो किरचॉफ लॉ वाला फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम हो रहा है तो एब्जॉर्बिटी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, एमिसिविटी के बराबर हो जाएगा, यस या नो, आइए। रेडियोसिटी J फॉर ब्लैक सरफेस इज, क्या होता है J, इक्विवेलेंट टू इमिसिव पावर ऑफ, ग्रेटर देन इमिसिव पावर, लेस देन इमिसिव पावर, ठीक है। क्या होता है, इक्विवेलेंट टू इमिसिव पावर ऑफ क्या EB, या ग्रेटर देन इमिसिव पावर, या लेस देन क्या होगा भाई, रेडियोसिटी बराबर क्या था, प्लस, तो ये इमिसिव पावर है तो इसमें ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है, बोलो, के बराबर हो जाएगा ग्रेटर देन द,
आइए, टोटल रेडिएशन लिविंग, टोटल बोला, टोटल रेडिएशन लिविंग ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, बोलो क्या कहलाएगा? टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग, यानी इंसिडेंट बच्चों यहां से हो रहा है और टोटल जो भी एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है इस टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं? रेडियोसिटी, बोलो जे, यही तो बोलते हैं। अरे यहां से देखो ना एक बार, ये रहा देखो, टोटल मैंने बोला यहां से यहां तक टोटल से बोलते हैं जे, तो टोटल रेडिएंट एनर्जी आपकी लीव हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियोसिटी। ये सिंबल याद रखना कौन सा जे किसे बोलते हैं। आइए, ये हो गया, ये हो गया। आइए, जी रेडिएशन, ये रेडिएशन है, जे क्या है? रेडियोसिटी है, तो नेट रेडिएशन लिविंग द सरफेस, नेट कितना हो जाएगा? जी माइनस, बोलो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, सेफ फैक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन में सबसे अच्छी टॉपिक है आपके पास सेफ फैक्टर, और यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा, हो सकता है आपके सिंपल लॉजिकल फॉर्म में दे दे या आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में दे, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बना सकता है। सेफ फैक्टर क्या बोलता है बेटे? सेफ फैक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी रेडिएंट फ्रॉम वन सरफेस विच इज इंसिडेंट टू अनदर सरफेस when the surface are placed in non absorbing medium। देखिए, मान लो आपके पास दो सरफेस है, मेरे दो हाथ दोनों देखो, सिंपल सा, दोनों साथ कहीं पास में रखे हुए हैं, ठीक है। और ये वाला सरफेस बच्चों एनर्जी, मान लो 100 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब निकाल रहा है, रेडिएट कर रहा है, कितना कर रहा है? 100 यूनिट। और 100 यूनिट करा तो कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगा, कुछ एनर्जी, जितना एनर्जी सरफेस पे आएगा टकराएगा, यानी इससे एनर्जी निकलता हुआ कहाँ जाएगा? इस पर टकराएगा। तो मान लो कितना गया? 60 गया, बोलो 60 गया, 60 यूनिट इस पे टकराए, बाकी कहाँ? इसके आसपास से बाहर निकल गया, ठीक है, स्पेस में। तो अब हम कहेंगे नंबर ऑफ फ्रैक्शन एनर्जी, जितना रेडिएट किया, कितना फ्रैक्शन इस पे आपके पास क्या हुआ? स्ट्राइक किया है या एब्जॉर्व किया, कहेंगे 60%। बोलो 100 निकाला, 60 आपने इसमें आ जाया तो कितना हो गया? 0.6, बोलो। तो यानी वही फ्रैक्शन बच्चों, फ्रैक्शन में आएगा हमेशा। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो रेडिएंट करेगा, सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्राइकिंग जिस पे स्ट्राइक करेगा तो उसी को बोलते हैं सेफ फैक्टर। देखो, सेफ फैक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी रेडिएट, यानी कितना फ्रैक्शन रेडिएट किया, ऑन वन सरफेस विच इंसिडेंट ऑन अनदर सरफेस इन बोथ सरफेस आर प्लेस इन नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। मतलब बहुत ही क्या है, पास में नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम पे रखी गई है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कोई रे आया पूरा पूरा स्ट्राइक किया तो एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं, ठीक है। ऐसे केस को बोलेंगे बच्चों क्या? सेफ फैक्टर। बात समझते हैं? सिंपल सा प्लेट लेते हैं, ये प्लेट है आपके पास गिवन बच्चों, सिंपल सा एक प्लेट है यहाँ से, और ये प्लेट हो गया, गिवन हो गया, प्लेट गिवन हो गया। और प्लेट में अगर मैं बोलूँ बच्चों यहाँ पे पहला वन सरफेस ले लो, इसमें दो सरफेस ले लो, बोलो मैंने नाम दे दिया वन सरफेस और इसे टू सरफेस, तो इसे बोलेंगे कैसे? कैसे? F12 का मतलब क्या समझ हुई? ये F12, यानी सेफ फैक्टर को बच्चों हम लोग ऐप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ऐप से। 1-2 का मतलब हो गया रेडिएंट एनर्जी 1 से कर रहा है, स्ट्राइक कौन कर रहा है? एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? 2, बोलो। दैट इज फॉर टू बॉडी 1 and 2 इफ एनर्जी रेडिएंट फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ये एनर्जी रेडिएंट किया, ये किया, वन सरफेस रेडिएंट किया, हो सकता है एनर्जी इस पे आया होगा, बोलो, और कुछ एनर्जी इसके बाहर चला गया होगा। तो मान लो ये 100 यूनिट किया था तो इसमें 60 यूनिट आया भाई, तो रिसीव हुआ, तो इसका मतलब हो गया F12 की वैल्यू कितना हो जाएगा? F12 की वैल्यू हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 100 जाएगा 0.6। बात को समझो, पॉइंट के बीच से समझो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बोला है, इफ द एनर्जी रेडिएंट फ्रॉम फर्स्ट सरफेस टू सेकेंड सरफेस then the safe factor for this energy transfer is indicated as a F12, ठीक है, समझ में आया? तो यानी पहला अगर मैं बोलूं तो ये रेडिएंट एनर्जी होगा, ये रेडिएट कर रहा होगा, ये प्लेट रेडिएट कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? दूसरा वाला, बोलो। अगर दूसरा 2-1 दिया होता तो दूसरा वाला रेडिएट करता, प्लेट एब्जॉर्ब किस पे होता? मान लो ये 100 यूनिट रेडिएंट किया, इसमें 60 यानी 40 आए, मान लो 40 यूनिट आया तो इसका कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? F21 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा 0. बात समझ में आया? कभी भी आप देखोगे F12 का मतलब 1 से रेडिएट हो रहा है, 2 पे जा रहा है, और अगर 2-1 दिया होता, 2 से रेडिएट होता तो कहाँ पे आता? 1 पे आता। बात पकड़ पाए मेरी? यस या नो, बोलो। तो अगर मैं एक सिंपल सा बात करूं, देखो
एक प्लेट मैं सिंपल सा फिर से समझा देता हूँ। ये प्लेट है बच्चों, सिंपल सा वन प्लेट है, और दूसरा प्लेट पैरेलल में रखा हुआ है, सिंपल टू, ये प्लेट है। अगर कहूँ मैं ये एनर्जी बच्चों एब्जॉर्ब कर रही है, रेडिएट कर रही है, क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो अगर मैं बोलूँ F12, ये 1 बच्चों रेडिएंट कर रही है, मान लो ये 100 यूनिट रेडिएंट किया, और इस पर कितना आ रहा है, 60 यूनिट आ रहा है, ये इसी का जो है रेडिएंट एनर्जी आ रहा है, इस पर 60 यूनिट आ रहा है, F12 आ जाएगा 60/8, ये हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, बोलो समझ में आया। तो कहने का मतलब है F12 का बच्चों का मतलब हुआ कि आपके पास फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएंट फ्रॉम वन सरफेस एंड एब्जॉर्ब ऑन सेकेंड सरफेस। यानी पहला जो बच्चों प्लेट है वो रेडिएंट कर रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, सेकेंड वाला, तो उसे बोलेंगे F21। अगर F21 दिया होता, F21 दिया होता तो क्या होता है, दूसरा वाला, देखो यहां से सुनो, F21 दिया है तो इसका मतलब दूसरा वाला प्लेट जो एनर्जी है ये क्या कर रहा है, रेडिएंट कर रहा है। एब्जॉर्ब कहां पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, ये ले रहा है और ये दे रहा है। बोलो समझ में आया। तो सिंबल से नोट करने का फॉर्मूला ऐसे हम कर सकते हैं, बोलो। चलिए, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। रेसिप्रोकल फॉर्मूला एक नाम है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर मान लो 2 सरफेस है बच्चों, ठीक है, 2 सरफेस है, एक सरफेस क्या है F, एक सरफेस 1 और 2 है, मान लो 1 और 2 आपके पास 2 सरफेस है। अगर मैं बोलूँ F12 और यहाँ पे एरिया हो जाएगा उसका A1 बराबर क्या हो जाएगा F21, और ये एरिया हो जाएगा सरफेस। यानी एक चीज याद रखना, कैसे, पहला वाला वर्ड पकड़ो जो रेडिएट कर रहा है उसी का सरफेस एरिया होगा, दूसरा वाला जो आपके एब्जॉर्ब कर रहा है यानी आपके पास ये रेडिएट कर रहा है तो दूसरे वाले क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया, याद हो जाएगा। F12 A1, F21 A2, यहां से आपके पास गिवन हो जाएगा फार्मूला। ओके, चलिए दूसरा फार्मूला याद रखना है कि समेशन फार्मूला, ठीक है, समेशन फार्मूला, समेशन, समेशन फार्मूला बोलता है कि मान लो आपके पास F11 प्लस F12 प्लस F13 प्लस इसी तरह बच्चों कहाँ से मान लो F1n जो वैल्यू होगी टोटल समेशन कितना होगा, 1 होगा। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला अगर 1 लिया है तो हर जगह 1 होगा, 1 जगह 1 होगा। हो सकता है इसमें 3-4 सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, एक सरफेस यहाँ रख दूँ, दूसरा पॉइंट, तीसरा यहाँ रख दूँ, चौथा यहाँ रख दूँ, पांचवा, एक से बच्चों रेडिएंट होगा तो हर जगह जाएगा वो। हो सकता है दूसरे पे गया होगा तो F12, पहले पे ही गया होगा तो F11, F13, तो पहला एक रेडिएशन आपने मान लिया है 1 तो हमेशा 1 होगा, बाकी दूसरे सरफेस पे गया होगा, तीसरे सरफेस पे गया होगा, ऐसी n सरफेस रखा होगा तो n सरफेस क्या होगा, लेकिन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 1 होगा। तीनों का सम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1, ठीक है। इसी तरह कहने का बच्चों सिंपल सा अगर मैं कहूँ इसी को आगे बढ़ाऊं आपके लॉजिक में, तो लॉजिक क्या कहता है, देखो F21 प्लस कितना हो जाएगा F22 प्लस F2, भाई 2 तो सेम रहेगा, हटेगा नहीं ये, ठीक है, प्लस इसी तरह क्या हो जाएगा F2n वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसी तरह 3-1 3-3 3-2 3-3। मैं इसी तरह कहूँ बच्चों क्या है आपके पास Fn1 प्लस Fn सरफेस लिया N2 प्लस Fn3 और Fn तक जाके देखें तो क्या मिलेगा, सभी सम क्या मिलेगा 1, हमेशा सभी का सम क्या मिलेगा 1। दिस इज द समेशन रूल या समेशन फार्मूला, बात समझ में आया। तो फार्मूला जहन में होनी चाहिए बच्चों यहाँ से, और यहीं से आपके पास सभी क्वेश्चन बनेगा।
एरिया याद रखना, एरिया जो है सरफेस एरिया है, ये क्या है, सरफेस एरिया। एरिया क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया 2 सरफेस, सरफेस एरिया 3 सरफेस आपके पास गिवन होगा, ठीक है, ठीक होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं जहां से आपको हमेशा याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, जो आपके पास सरफेस दिया होगा ये बिल्कुल सत्य रहेगा आपके पास। एक प्लेन सरफेस है बच्चों, कैसा है ये, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस दिया है, कोई भी सरफेस दिया है, इससे जो रेडिएंट निकल रही है, बोलो, इससे रेडिएंट निकल रही है वो वापस इस रेडिएंट इस सरफेस पे आएगा क्या, लौट के नहीं आएगा, बोलो। इससे जो भी रेडिएंट निकलेगी कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, वापस इस सरफेस पे तो आएगा नहीं। कहेंगे मान लो ये 1 सरफेस था आपके पास, F11, यानी उसी के 1 का मतलब 1 से रिलीट हुआ और 1 पे वापस एब्जॉर्ब हुआ, वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, क्योंकि प्लेन सरफेस पे कोई भी देखोगे तो वापस रे वापस नहीं आएगा एब्जॉर्ब होने, ठीक है। जो भी रेडिएंट होंगी आपके पास वो चला जाएगा, एक भी रे आपके पास इस सरफेस से वापस नहीं आएगा क्योंकि प्लेन सरफेस है, ठीक है। समझे, समझ में आया। ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, ऐसे सरफेस को बोलेंगे बच्चों क्या, प्लेन सरफेस। और इसमें F11 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, आइए एक कॉन्वेक्स लेते हैं। कॉन्वेक्स समझो, प्रॉपर लॉजिक समझो एकदम। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस है क्या, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो मान लो कॉन्वेक्स सरफेस आपके पास गिवन है और सिंपल सा बोलूं कि इस पे कोई रेडिएंट हो रही है, ठीक है। ये मान लो एक तरह से मिरर की तरह मान के चलो कि याद रहेगा, कोई भी रेडिएंट आ रही है, क्या वापस सरफेस पे आएगा क्या, बोलो। रेडिएंट होकर कहीं चली जाएगी, वापस चली जाएगी, बस कहीं भी रेडिएंट होगी वो चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। तो कहीं भी रेडिएंट करोगे तो यहाँ पे नहीं आने वाला। तो कन्वेक्स सरफेस में भी F मान लो 1 सरफेस है, F11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। कनकेव लेते हैं, अब हम कनकेव लेता हूं, तो कनकेव में देखोगे आप सिंपल सा, तो कनकेव में क्या मिलेगा, कनकेव में कोई भी रे अगर इंसिडेंट होगी, क्या टकराने के बाद कहीं इधर जा सकता है क्या, बोलो। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो सकता है ये, यानी इस केस में F11 की वैल्यू 0। समझ में आया। ऐसा रे देखना है आपके पास कि कोई एब्जॉर्ब कर सकता है क्या। यहाँ पर लाइट मान के देखो, लाइट जैसी टकराएगी कहीं ना कहीं इस सरफेस वापस आएगी, उसी सरफेस पे आएगी, बोलो। इसका मतलब हो गया ये सरफेस का एनर्जी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, तो यानी वैल्यू होगी। तो ठीक है, तो आपसे पूछता बच्चों कन्वेक्स शेप में अगर F11 की वैल्यू सेल्फ यानी कि आपके सेल्फ रेडिएशन की वैल्यू बताया हो तो कितना, तो फैक्टर फॉर सेल्फ आपके पास सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, के लिए 0। कनकेव के लिए, कनकेव के लिए बच्चों सेफ फैक्टर की बात करेंगे तो वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो सेफ फैक्टर की वैल्यू बच्चों कितना कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से लेके 1 के बीच में। फ्रैक्शन क्या होता है ना बच्चों, या 1 हो सकता है यार, तो बात समझ में आया। चलिए आगे देखें, आइए एक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि 10-12 स्टार दे दो बच्चों, कि अगर कोई बॉडी कंप्लीटली इंक्लोज है, कैसा है, व्हेन व्हेन अ बॉडी कंप्लीटली पूरा तरीके से एकदम इंक्लोज, अ बॉडी कंप्लीटली इंक्लोज टू अनदर बॉडी, तो किसी अंदर क्या है, बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगा। 1 2 बताते हैं सरफेस क्या है, ठीक है। कहूँ सिंपल सा बच्चों आपके पास गिवन, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास क्या है, ये स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है, इसके अंदर एक बॉडी रखी है वो भी स्फीयर है, और इससे एनर्जी रेडिएंट हो रही है, उसको नंबर 1 दे रहा हूँ, और ये नंबर, अब देखो इससे एनर्जी निकलेगी, क्या पूरा पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, 2 बोलो, कर लेगा ना भाई। इस बॉडी से जितनी एनर्जी निकलेगी कहाँ पे जाकर टकराएगी, 2 ही से। अगर कोई भी बॉडी कंप्लीटली इनक्लोज है तो हम कहेंगे 1 से निकलने वाला एनर्जी 2 पे स्ट्राइक करेगा, इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, बोलो। आया, तो कोई भी बॉडी है
तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में फैक्टर वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बॉडी कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए या इनक्लोज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए। चलिए ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, ये हेमी सर्फर क्या है, क्या है, सेमी स्फीयर है और एक बॉडी है, दो सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ऊपर वाला है। इससे जो एनर्जी निकलेगी सभी एनर्जी कहाँ टकराएगी, ऊपर। ये 1 है मान लो बच्चों, ये 2 सरफेस है तो कितना आ जाएगा F1, बोलो समझ में आया। ऐसे बॉडी क्या रखी हुई है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर रख दिया गया या कुछ और रख दिया गया तो उसकी क्या होगी, मान लो ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक और छोटा सा सिलेंडर रख दिया गया, क्या इसके अंदर है क्या 1 वाला सरफेस 2 है, F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जो छोटा वाला अंदर है उसकी एनर्जी निकल रही है तो पूरा टकराएगी क्या, हाँ सेकंड सरफेस, तो F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है बोलो। चलिए एक आग से फैक्टर निकालते हैं सिंपल सा, निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर बच्चों सिंपल सा है कि हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर आपके पास गिवन है, ऐसी बॉडी है हेमीस्फेयर, तो ये सरफेस 1 है, इसका रेडियस दे दिया है r, ठीक है, इसका रेडियस क्या है r, सरफेस 1 है, पूछा है F21 कितना होगा। अभी F12 पता था, F21 नहीं पता है, बोलो। तो हमें दो फार्मूला बताया था बच्चों, एक तो रेसिप्रोकल फार्मूला, एक सिंपल सा समेशन फार्मूला, दोनों याद रखने हैं, दोनों करने हैं, दोनों अप्लाई करेंगे। चलिए समेशन क्या, रेसिप्रोकल फार्मूला क्या बोलता है, F12A1 बराबर क्या हो जाएगा F21, बोलो। F12 कितना हो जाएगा, ये बॉडी पूरी इनक्लोज है क्या, F12 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, बोलो। A1 क्या है, ये सरफेस एरिया है ना, A1 ये वाला सरफेस एरिया, ये सर्कल है क्या नीचे, बोलो। अरे एक कैनवस की बॉल लो, बीच से काट दो, बीच से काटने के बाद किसी सरफेस पर रखो तो सरफेस नीचे रखो तो सर्कल बनेगा ना नीचे, ये कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या इसका, बोलो पाई आर स्क्वायर। F21 बच्चों निकालना है हमको, बोलो। A2 ये वाला एरिया, भाई सरफेस एरिया बोलता क्या क्या होता है स्फीयर का, ये क्या है हेमीस्फीयर है क्या, आधा वाला है सरफेस, टोटल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बोलो। अब जैसे ही करोगे तो इसको सॉल्व करो, इसको इधर भेज दो, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कटेगा, F12 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी F21 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, F21 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, कर पाएंगे। सब कुछ बच्चों ऐसे निकालने हैं, ये निकालना है, अगर इससे निकालता हो जाता है F2 दो सरफेस होता है तो क्या निकालते हैं, समेशन फार्मूला लगाते हैं, वहाँ से निकालते हैं हम, ठीक है। सब चीज़ों को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन और भी, एक आध क्वेश्चन और करें, एक आध क्वेश्चन और किया जाए। चलिए क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा लेते हैं, एकदम बिल्कुल आसान सा है, ऐसे ही गिवन है आपके पास, शेप है और यहीं पर है एक सर्कल, ठीक है, और d इक्वल टू कितना दे दिया है L, यानी ये लेंथ L है, ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर D लेंथ कितना दे दिया है N, तो बोला है व्हाट इज द व्यू फैक्टर, ठीक है। शेप फैक्टर को बच्चों व्यू फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्यू फैक्टर। अगर शेप फैक्टर बोल दिया जाए क्या व्यू फैक्टर, बात एक ही है, ध्यान रखना यही बोलते हैं, ठीक है। F21 पूछा है, देखो वन सरफेस क्या है, वन सरफेस सर्कल वाला है, दूसरा सर्कल क्या है रेक्टेंगल, यानी कि आपके पास ये स्क्वायर वाला है, ठीक है। चलिए ये स्फीयर दिया है, क्या है भाई, ये है स्फीयर और ये है क्यूब, ऐसे रखा हुआ है,
F21 कितना होगा, F21 कोई बात नहीं, F21 देखो ये अगर F12 पूछता तो 1 हो जाता, और F21 पूछा है, कोई बात नहीं, हमें पता है सर क्या हो जाएगा, F12A1 इक्वल टू F21 बोलो A2। F12 क्या हो जाएगा भाई, 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा अंदर बॉडी है, 1 से रेडिएंट एनर्जी 2 पे स्ट्राइक कर रही है, 1 से रेडिएंट एनर्जी 2 पे स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब कंप्लीटली इनक्लोज है बॉडी के अंदर, तो हमेशा मिलेगा 1। A1 बच्चों क्या है, A1 सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई, बोलो A1 क्या है, स्फीयर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या F21 पता है, क्या नहीं निकालना, यही है। A2 क्या हो जाएगा, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, बोलो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, भाई क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a², और साइड ए दिया हो तो क्या है, और साइड की वैल्यू कितना दिया है, डायमीटर के बराबर दिया है, बोलो कितना डायमीटर ये है, यही तो ये लेंथ एल है, डायमीटर के टर्म में लिख सकते हैं 6d², बोलो डायमीटर को और रेडियस के टर्म लिख सकते हैं क्या, d इक्वल टू 2r ना, 2 के पावर स्क्वायर है तो कितना जाएगा 6 इंटू 2r का स्क्वायर, बोलो कितना बाहर हो जाएगा 24 r स्क्वायर, बोलो यहाँ पे लिख सकते 24r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, बोलो और F21 की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई डिवाइड बाई कितना मिलेगा 4, कट जाएगा तो क्या मिलेगा, F21 की वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई नया। तो ऐसे से फैक्टर निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना, बोला था आपके 2 यूज आएंगे, इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। सरफेस एरिया सबकी बॉडी का याद होना चाहिए, और याद रखना डायमीटर में दिया तो रेडियस में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आया तो यहाँ पे रेडियस भी लाना है, तो यहाँ पे चीज़ों को लेकर ध्यान रखनी है, तभी क्वेश्चन हम बना पाएंगे, ठीक है। कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ें। चलिए एक दो पॉइंट और देखते हैं, एक दो फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद से फैक्टर निकालना हम समझ गए हैं, ठीक है। बाकी का 2 क्वेश्चन और कराएंगे बाद में। से फैक्टर आप लोगों ने निकाल लिया है, अब आते हैं बच्चों एक पॉइंट और पढ़ते हैं, हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंज की बात करेंगे। चलिए हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज बिटवीन, किसकी बात करेंगे बच्चों, हीट एक्सचेंज बिटवीन, ठीक है, नॉन ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी नहीं है, यानी इमिसिविटी गिवन होगा, नॉन ब्लैक, ब्लैक बॉडी होता तो इमिसिविटी कितनी आती 1, नॉन ब्लैक माने इमिसिविटी आपके पास गिवन होगा। चलिए करें, चलिए अगर मैं पहला केस लेता हूँ इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन, पहला केस लेता हूँ आपसे जो बराबर पूछा जाता है, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट अगर मैं पैरेलल में लिखूँ, बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लंबा बहुत लंबा है, ठीक है, दोनों की एमिसिविटी गिवन है, इसका एमिसिविटी 1 है, इसका एमिसिविटी क्या है, ये प्लेट है बच्चों, लाइन नहीं है, प्लेट है एकदम, ठीक है। प्लेट को सामने से देखोगे तो लाइन दिखेगा, बोलो प्लेट को अगर सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसे प्लेट देखो लाइन दिखेगा, ऐसे देखो तो प्लेट दिखेगा। तो ये आपके पास ऐसे पैरेलल में रखा गया है, पैरेलल में रखा गया इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत लंबा, ठीक है। इसकी एमिसिविटी E1 E2 है, इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है T2 है, T1 ज़्यादा है बच्चों T2 से, बोलो T1 ज़्यादा है T2 से। तो इस समय अगर मैं बोलूँ Q जो होगा इसमें, Q कितना हीट जनरेट होगा, अगर 1 से 2 की सर्फेस की बात करेंगे कितना जनरेट होगा, वो बच्चों जनरेट होगा सिग्मा पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं हम, सिग्मा, ठीक है, T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई
अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, इमिसिविटी क्या होगा, इमिसिविटी होगा 1/E1 + 1/E2। याद रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब आपके दो पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट पर रखी होंगे, द टू प्लेट आर प्लेस इन इनफाइनाइट, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस नहीं, मतलब कोई भी आपके पास हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट है, इमिसिविटी गिवन E1 एंड E2, so we can write this formula Q11 equal to कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो रिटन एज सिग्मा T1/4। हायर टेम्परेचर पहले लेंगे, लोअर टेम्परेचर बाद में, 1/E1 + 1/E2 - 1। हो गया, ओके। चलिए, तो यानी कि पहले जो फार्मूला से कंपेयर करूं बच्चों, सिंपल सा, Q = सिग्मा E, यही था ना, T1 के पावर 4 - T2 के पावर, यही फार्मूला था। तो दो प्लेट रखी हैं, तो यहाँ पे इमिसिविटी की वैल्यू कितनी आ गई, तो इमिसिविटी की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी, 1/E1 + 1/E2 + 1 - यही तो रखे हैं, तभी तो बना है। देखो प्रीवियस, देखो प्रीवियस वाला देखो, बोलो, अगर ई की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1/1/E1 + 1/E2 मैंने रखे हैं, तो ये तो बन गया। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों सिंपल सा, अगर, ठीक है, इक्विवेलेंट इमिसिविटी कितना होगा, आप क्या बताएंगे, ठीक है, इतना होगा। तो क्या है इक्विवेलेंट इमिसिविटी, से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, याद रखना, इक्विवेलेंट इमिसिविटी, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट इमिसिविटी 1/, ठीक है, डिवाइड बाई 1/E1 + 1/E2 - 1। दिस इज द इक्विवेलेंट इमिसिविटी फॉर गिवन एनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, भी आते हैं क्वेश्चन पे करेंगे अभी। आइए, अगर मैं पढ़ता हूँ बच्चों, सिलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिलेंडर की अभी तो अब क्या है, अभी तो हमने प्लेट देखा था, बी पार्ट पढ़ते हैं, सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, एक सिलेंडर रखी है बच्चों सिंपल सा, ठीक है, सिलेंडर रखा हुआ है, एक सिलेंडर यहाँ पर रखा है, इसके अंदर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, इसके अंदर बच्चों क्या है, एक और सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, T1 बच्चों क्या है, ज़्यादा हो गया T2 से, इसलिए क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा, 2 = सिग्मा T1 के पावर 4 - T2 के पावर 4 डिवाइड बाई, क्या हो गया, 1/E1 + A1/A2 1/E2 - 1। ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से ध्यान रखना चीज़ों को लेकर। ये सिलेंडर के लिए हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कितना हीट एक्सचेंज करेगा, टेम्परेचर दिया होगा, एरिया दिया होगा, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। हो गया, कंप्लीट। चलिए, ये हो गया आपका। आइए यहाँ पे देखते हैं बच्चे, दो प्लेट रखी हैं, उसके बीच में बच्चों एक और प्लेट लगते हैं किसी इमिसिविटी का, तो क्या इफेक्ट होता है ये देखना है। तो मान लिया अभी आपके पास गिवन है, दो प्लेट रखी हुई हैं, बोलो, इसकी इमिसिविटी क्या है, E1 है, इसकी इमिसिविटी क्या है, 2 है, और ये दो प्लेट रखी हैं, तो उस समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब तीसरी प्लेट इसी में आके मैं रख देता हूँ बच्चों, तीसरी प्लेट क्या है, इसके बीच में किसी का रख दिया है, दोनों तरफ का इमिसिविटी क्या है, गिवन है, अब E3 दे दिया है यहाँ पर, इधर का भी E3 जाएगा, बोलो भाई, दोनों तरफ प्लेट होगा, दोनों तरफ प्लेट सरफेस एरिया होगा, तो E3 इधर भी है, E3 है, यानी E3 का इमिसिविटी का एक प्लेट इसके बीच में इंसर्ट किया हूँ, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टोटल, ठीक है,
टोटल हीट ट्रांसफर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए अब देखेंगे बच्चों सिंपल सा कि अगर हीट ट्रांसफर करना है आपको किसी सरफेस पे, मान लो A1 सरफेस ज़्यादा है T2 से, के बीच में कितना रेडिएशन होगा, तो हम बोलेंगे Q12 के बीच में कितना हो जाएगा सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4। अब बात है इमिसिविटी की, बात करेंगे पहले दो सरफेस की इमिसिविटी लेंगे, 1 अपन क्या हो जाएगा E1 प्लस 1 अपन बोलो E3 माइनस 1। दूसरी बात लेंगे 1 अपान E3 प्लस 1 अपान E2 माइनस, देखो एक पार्ट ये सरफेस का हो गया, एक पार्ट ये सरफेस का कर दिया आ गया, बोलो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो सभी इमिसिविटी E मान लिया जाए तो अगर E1 बराबर E2 बराबर E3 हो जाए, स्पेशल केस बता रहे हैं, अगर स्पेशल केस है ये सब हो गया तो क्या होगा, अब क्या होगा भाई, सभी जगह E रख दें, बोलो सभी जगह क्या रख दें, E रख देंगे तो क्या आएगा, देखिए अभी तो E3 था, E3 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर नेट इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, तो जोड़ूं बच्चों क्या है 1 अपान E1 तो रहेगा ही, E3 1 प्लस E3 2 बाई 3 हो जाएगा क्या, यस या नो, और ये 1 1 माइनस जोड़ो कितना हो जाएगा प्लस E2, ये है माइनस 2, बोलो ये हो जाएगा। अब E1 बराबर E2 प्लस E3 सब रख दो, कितना हो जाएगा, रख के देखो यहाँ से, अब जो आपके पास मिलेगा T1 के पावर 4 तो वही रहेगा, माइनस T2 के पावर 4 वही होगा। अब 1 अपान E1 1 अपान E यानी कि सभी जुड़ जाएगा, तो 1 3 1 4, बोलो हाँ या ना, 4E माइनस कितना हो जाएगा 2। अगर विदाउट एक भी शील्ड नहीं रखा है तो ये शील्ड मान लो शील्ड रखे हैं ELD, ये शील्ड रखे हैं तो इतना आ रहा है, अगर शील्ड ना रखे होते तो कितना आता, बोलो कितना आता, बोलो जी, अगर शील्ड नहीं रखे तो इतना आएगा, तो अगर E1 बराबर E2 बराबर इसमें भी ले लें तो आप कहेंगे सिग्मा डेल्टा T के पावर 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 बाई E माइनस 1 है।